दोस्तों, मैं एक लाचार पिता आज आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनाना मेरे लिए आग के ऊपर नंगे पैर चलने जैसा है। इस कहानी को लिखते हुए मैं जिन जिन यादों से गुजरा हूं वो मेरे किसी दुश्मन को भी ना दे। ये मेरे ही परिवार की आप बीती है, जो कि एक अच्छी जिंदगी से एक भयानक समय तक की अजीब कहानी है। हमारी जिंदगी कितनी हसीन थी। मेरा परिवार खुशहाल था। मेरी पत्नी पूजा और मेरी प्यारी बेटी आयरा के साथ। आयरा हमारी दुनिया थी। चमकती आंखें, प्यारी मुस्कान और इतनी बातूनी कि हर किसी का दिल जीत लेती। उसकी हर हरकत में मासूमियत और प्यार झलकता था। हम सभी दिन भर हंसते खेलते रहते थे। वो हर सुबह बड़े उत्साह के साथ तैयार होती थी। वो ठीक अपनी यूनिफॉर्म पहनती और अपनी छोटी गुलाबी पानी की बोतल को संभल कर बैग में रखती। उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। हर दिन आयरा की खुशियों से भरी बातें सुनती थी। जैसे जैसे समय बीतता ऐसा लगता कि हमारी जिंदगी में और खुशियां जुड़ती जा रही हैं। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक अच्छा खासा व्यापारी हूँ। गाड़ियों की खरीद बिक्री करना बहुत समय देने वाला काम है। फिर भी सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। बस मेरी बेटी मुझसे एक ही मांग करती कि पिताजी, एक बड़ा घर चाहिए। मुझे यहाँ खेलने के लिए जगह नहीं मिलती। आप तो इतना कमाते हैं, हम क्यों कोई बड़ा घर नहीं लेते। अब उसे कैसे समझाऊं कि शहर में बड़ा घर लेना इतना भी आसान नहीं है। फिर भी मैंने अपने एक दोस्त से कहा, जो घर की खरीद बिक्री करता था। मैंने उससे कहा कि यार, कोई अच्छा सा घर मिलेगा क्या, जहां अच्छा खासा स्पेस हो। मेरा बजट 3 करोड़ तक का है। उसने कहा, भाई, इतने में जो तू जगह मांग रहा है वो मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, पर गुरुग्राम में एक कोठी है जो कि बहुत अच्छी है। माना कि थोड़ा शहर से दूर है, पर वो जगह बहुत अच्छी है। कई दिनों से खाली है, कोई नहीं ले पा रहा उसे। वैसे उसका मालिक कनाडा में रहता है। मैंने कहा, चल इस शुक्रवार को चलकर देखते हैं। दिन बीतते गए, शुक्रवार आ गया। मैं अपने दोस्त के साथ उस जगह पर पहुंचा। इतना सुंदर और बड़ा घर, इसकी कीमत कम से कम 15 से 20 करोड़ होनी चाहिए थी। इतने बड़े बड़े कमरे और इतना स्पेस कि पूछो ही मत। मैंने उससे पूछा, एक बात बता, इतना महंगा घर इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? इसका कोई तो कारण होगा। क्या पता इस प्रॉपर्टी का विवाद तो नहीं है। देख, मुझे टेंशन नहीं लेनी। मैंने बहुत मेहनत से पैसे जुटाए हैं। अगर इस घर के बारे में कुछ भी है तो मुझे प्लीज बता दे। दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई, बस एक चीज है जो तुझे मैं बताना चाहता हूं। दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ आसपास के लोग थोड़ा अंधविश्वासी हैं। जो भी घर को देखने आता है उसे ये लोग डराकर भगा देते हैं। कहते हैं कि इस घर में एक आत्मा रहती है। मैंने हंसते हुए कहा, आत्मा? चलो इसी अफवाह के चक्कर में शायद मेरा फायदा हो गया है। आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। मैंने बिना समय गवाए ये सौदा पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में कनाडा से उसका मालिक भी आ गया। उसने मुझे देखकर कहा, देखो सर, घर की जो भी अफवाहें हैं आपने अब तक सुन ली होगी। और हाँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। याद रखना, घर बेचने के बाद इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना ही मैं ये घर वापस लूंगा और ना ही आपको पैसा। मैंने कहा, अरे नहीं सर, आप मांगोगे भी ना तब भी मैं इतना बढ़िया घर आपको वापस नहीं दूंगा। वो हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, अपनी बातों पे अमल करना। मैं भी हंसा। मैंने कहा, अरे सर, मैं जुबान का पक्का आदमी हूं। खुल जाएंगे सभी रास्ते। रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू जिद पर अड़ तो सही। इतने में वो उस आदमी ने कहा, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं आप। मैंने कहा, शुक्रिया। इसके बाद मैंने कुछ लोन लेकर और कुछ बचाए पैसों के साथ नगद में ही ये घर ले लिया था। अब मैं ठीक इस घर का नया मालिक था। आज हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार एक नए सपनों को सजाने वाला था। पर इस खुशी के पीछे आ रहा तूफान जिसका मुझे एहसास नहीं था। आज हमारे घर में पहला दिन था। एक छोटी गृह प्रवेश की पूजा रखी थी। मेरे कुछ मेहमान दोस्त आए थे और कुछ मेरी पत्नी के दोस्त। वैसे बचपन में मेरे रिश्तेदारों की कमी नहीं थी, पर आज इतनी कामयाबी मिलने के बाद मेरे आसपास कोई मेरा अपना नहीं था। जो थे वो बस दोस्त कहो या बिजनेस पार्टनर। मेरी बेटी आयरा आज इतनी खुश थी कि पूछो मत। उसने पूरे घर का चक्कर लगाकर कहा, पिताजी थैंक यू, इतना बड़ा घर, वाह, यहां तो हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं। ये कहते हुए वो मेरे गले लग गई। उसकी ये खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा थी। धीरे धीरे अब रात हो चुकी थी। सबके सब लोग अपने घर जा चुके थे। घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो चुका था। मेरी पत्नी घर और बर्तन की सफाई में बहुत ज्यादा घिरी हुई थी। बार बार एक ही बात कह रही थी कि क्या यार, इतना बड़ा घर, साफ सफाई करने में तो हालत खराब हो जाएगी। मैंने कहा, अरे तुम्हें थोड़ी ना करना है ये सब,
बस कोई काम करने वाला मिल जाए, तुम्हें बस अब आराम करना है। ऐसे ही हंसते हंसते मैं अपने रूम में आ गया। पहली रात अच्छी बीती। इसके बाद सुबह का वक्त था। घर में हलचल होना शुरू हो गई। मैं अभी चाय का कप लेकर बैल्कनी में बैठा था कि तभी रसोई से पत्नी की आवाज आई, सुनो जरा यहां आना। मैं भागकर रसोई में पहुंचा। वो सहमी हुई खड़ी थी। पूछने पर बोली, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब मैं पलटी तो कोई नहीं था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नया घर है, तुम्हें आदत नहीं है, सब ठीक है। देखो इतनी देर से मैं भी तो बाहर बैठा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। मेरी पत्नी चुप रही, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट मैं साफ देख पा रहा था। इसके बाद उसने मुझसे एक बात और कही। उसने कहा कि रात को उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, खटखट की। मैंने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि दिन के समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसके थोड़ी देर बाद मेरी बेटी मेरे पास आकर बोली कि पिताजी, रात में मेरे कमरे के बाहर कोई चल रहा था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। क्या कमरे के बाहर आप घूम रहे थे? मैंने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा यह नया घर है, सब कुछ अजीब लग रहा होगा। खाली बड़ा घर थोड़ा अजीब तो लगता ही है। दोस्तों सच कहूं, अंदर से मुझे कुछ अजीब लगने लगा था। वो बातें घर की कहीं सही तो नहीं थी, लेकिन मेरा विश्वास था ये सब कुछ नहीं होता। खाली खाली घर कभी कभी डरा भी देते हैं। शायद ये एक डर होता है और कुछ भी नहीं। खैर, दोपहर का वक्त था। मैं अपने स्टडी रूम में किताबें सजाने लगा कि तभी अचानक दीवार पर टंगी घड़ी नीचे गिर पड़ी। कांच पूरा चकनाचूर हो गया। घड़ी की ठीक 2 सुइयां 2:03 पर अटक गई। मैंने धीरे से घड़ी को उठाया और सोचा कि शायद कील ढीली हो गई होगी, लेकिन हाथ लगाने पर पता चला कील तो पूरी मजबूत थी। गिरने का कोई कारण नहीं था। उस वक्त पहली बार मुझे अंदर से कुछ अजीब लगा। शायद ये पहली बार मेरे डर का एहसास था। शाम होते होते माहौल और भी भारी लगने लगा। लाइटें अचानक धीमी झपकने लगी। कमरे में अजीब सी ठंडक हो रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। मेरी पत्नी मेरे पास आई, कहने लगी कि यह घर कुछ अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर वक्त कोई देख रहा हो। उस वक्त मैंने उसे चुप करा दिया, पर सच्चाई ये थी कि अब मुझे भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। रात को सोते समय बेटी ने मुझसे कहा कि पिताजी, मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने ऐसे ही कहा कि शायद किसी का टीवी होगा। उसने कहा, नहीं पापा, ये आवाज अंदर से ही आई थी। इसके बाद मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके सर पर हाथ रख दिया। मैं सोच रहा था कि मैं इतना पैसा लगा चुका हूं, घर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद कहीं ना कहीं क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की। यही सोचते सोचते मेरा ध्यान दीवारों पर गया। कोनों में हल्की सी सीलन और लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे दिख रहे थे, जो कि मेरे देखते ही देखते बढ़ते जा रहे थे। साथ ही सबसे अजीब बात तो तब हुई जब हमारा पालतू कुत्ता, जो हमेशा हमारे साथ रहता था, अचानक एक कमरे के सामने खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखें जैसे किसी को घूर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। इसके बाद अचानक वो तेजी से भागा और दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गया। लाख बुलाने के बाद भी वो अंदर नहीं आया। मुझे ये सब देखने के बाद एक निराशा भाव उत्पन्न हो रहा था। मैं बस यही सोच रहा था, एक निराशा भाव उत्पन्न हो रही थी। मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा था। मेरी बेटी के घर की इच्छा ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने ऐसे दुनिया में कई लोग देखे हैं जिनका घर का सपना होता है, और तो और उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती, लेकिन मेरे पास इतनी जगह थी जिसमें 100 से 150 लोग भी रह सकते थे। पर मैं क्या करता, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। खैर, रात के समय सब कुछ और ज्यादा डरावना हो गया था, क्योंकि अब तक मेरे मन में जो वहम था वो धीरे धीरे कुछ और भाव प्रकट कर रहा था। मैं और मेरी पत्नी सोने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हमें छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च लेकर छत पर जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। लेकिन लौटते वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने रुककर जैसे ही पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। सच कहूं तो अब तक मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जो कि दूध और दूध पानी का पानी कर दे। वो शक्ति चाहे जो भी थी, वो अब तक बस महसूस तो हो रही थी, लेकिन उसका सामना अभी तक हमने नहीं किया था। मैं धीरे धीरे घर की सीढ़ियों, दीवारों, हर एक ऐसी जगह देखकर ना जाने ऐसा क्यों लगता कि जैसे ये घर हमें अपने आने को तैयार नहीं है। नीचे आने के बाद मैं दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरी बेटी के कमरे से हल्की सी हंसी सुनाई थी। मैंने उठकर देखा तो वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और उसकी उंगलियां लगातार बिस्तर के चादर पर
अजीब सी आकृतियां बना रही थी। मैंने कमरे के बाहर से ही पूछा, आयरा क्या कर रही हो? उसने बिना पलटे ही कहा, पिताजी मैं उसकी तस्वीर बना रही हूँ। मैंने कहा, किसकी? उनकी, जो दीवार में रहते हैं। क्या बोल रही हो? दीवार में कौन रहेगा भला? उसने कहा, पिताजी रहते हैं दीवार में, आपको नहीं पता, वो बहुत अच्छे हैं। अंदर आकर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरे की शांति ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने चुपचाप उसे सोने को कहा और मैं ठीक बगल की कुर्सी पर बैठा रहा। वो सो गई, लेकिन मैं रात भर जागता रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को कुर्सी पर पाया। आयरा आराम से सो रही थी। मैं उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन उसने और भी अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो अचानक खाली जगहों की तरफ देखती और मुस्कुराती। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा हो। ये सब कुछ मैंने वॉशरूम से बाहर आने के बाद देखा। इसके बाद खाना खाते समय वो बार बार कहने लगी कि यहां उन्हें भी खाना दो। उसी बीच मैंने एक चीज और नोटिस की कि हमारे कुत्ते ने उस कमरे के पास जाना बंद कर दिया था। जब देखो वो उस कमरे की तरफ देखता और गुर्राने लगता। यूं समझिए कि जैसे गलियों के पास कुत्ते होते हैं, अगर अचानक कोई नया कुत्ता आ जाता है, ठीक वैसा ही माहौल हो चुका था। हमारे कुत्ते ने एक जगह बना ली थी। वो अक्सर वहीं बैठता और अक्सर बीच बीच में उस कमरे की तरफ देखकर गुर्राता। दोस्तों, अब तक मैंने सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इन घटनाओं ने मुझे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, जितना पैसा मैंने लगाया है, इतने में मैं एक आलीशान फ्लैट ले सकता था। लेकिन इतने पैसे कमाने के बाद, वो भी मेहनत के, मैं आपको इस बारे में क्या ही बताऊं। बस आप यूं समझिए, ये घर, ये जगह और मेरी बेटी की अजीब बातें, कुछ था जो मेरी समझ से बाहर था। अब भी मुझे वही डर था कि शायद ये शुरुआत है। कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा। मैंने आयरा को वहीं एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया था, पर कुछ ही दिनों में आयरा का व्यवहार, वो एक मासूम बच्ची अब अजीब और डरावनी हरकतें करने लगी। उसकी हंसी गायब सी हो गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और भय झलकने लगा। कई बार जब भी मैं ऑफिस से आता तो उसके बाल खुले रहते देखकर ऐसे लगता था कि जैसे नहाने से कतराती हो। और तो और सबसे बड़ी बात, पूरा घर साफ होने के बाद भी उसके कपड़े हमेशा गंदे होते। लगता ही नहीं था, उसे देखकर लगता ही नहीं था कि एक अच्छे घर की लड़की है। साफ साफ शब्दों में कहूं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा बिन माँ बाप के अकेले रह रहा हो। खैर, जैसे तैसे हम उसके कपड़े साफ करके उसको आराम से बैठा दिया करते। मैं उसके साथ अब ज्यादा समय बिताने लगा था। हालांकि मेरे साथ बैठने के बाद वो ज्यादातर शांत रहती थी, लेकिन अब वो रात को अजीब हरकतें करने लगी, जिसे देखकर हम बहुत डर गए। मैं इस कहानी में उसकी हरकतें नहीं बता सकता। मैं सीधा उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। वहां जाकर रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं निकली। ये सब देखकर मैं इतना परेशान हो गया, बता नहीं सकता। शायद इस घर का मालिक सही कह रहा था। अब क्या करता? मैंने उसको वादा भी तो किया था। बस एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि अब मुझे अगल बगल के लोगों से मेल जोल बढ़ाकर यहाँ की जानकारी लेनी होगी। मैं ठीक बच्ची को लेकर घर पहुंचा। रात ऐसे ही कट गई और ठीक दिन में चाय पीने मैं एक पास की दुकान पर गया। सोच रहा था, क्या पता कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे सही जानकारी दे दे। दोपहर का वक्त था। दोपहर में जब मैं चाय की दुकान पर बैठा तो पड़ोस के एक बुजुर्ग आए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कैसा लग रहा है नया घर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बस थोड़ा अलग सा लगता है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अलग सा नहीं, डरावना लगता है ना? दोस्तों, उनके सवाल ने मुझे चौंका दिया। इसी बात पर मैंने उनसे खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें सब कुछ बता दिया, जैसे बेटी की अजीब बातें, दीवारों पर उभरते धब्बे। उसी बीच उन्होंने चाय को घूंट लेते कहा, इस घर के बारे में यहाँ बहुत कुछ गलत कहा जाता है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जगह पहले भी कई लोगों को परेशान कर चुकी है। मैंने डरते हुए कहा, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने मेरी ओर झुककर धीरे से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक पंडित जी हैं, वो इन चीज़ों को संभालने में माहिर हैं। अगर कुछ करना है तो उनसे जाकर मिलो, लेकिन याद रखना ये आसान नहीं होगा। ये घर एक आम घर नहीं है। दोस्तों, मैंने उनकी सारी बातें सुनी और शाम होते ही मैं पंडित जी का पता लगाने निकल पड़ा। पंडित जी गांव के एक दूर सुदूर इलाके में रहते थे। उनके घर का माहौल भी बहुत अजीब था। बाहर तुलसी का बड़ा सा पौधा, लाल झाड़ियां और दीवार पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। पंडित जी उम्रदराज थे, लेकिन उनकी आंखों की गहरी चमक मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैंने उनके सामने अपनी सारी बातें रखी। पंडित जी ने मेरी बातें सुनने के बाद मुझसे कहा,
तुम्हारा घर एक मकान नहीं है, वहां कुछ है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, तुम्हारी बेटी का जो व्यवहार बदल रहा है वो उसकी वजह से ही है, क्योंकि ये चीजें बच्चों को जल्दी अपनी चपेट में लेती हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि अगले कुछ दिनों तक घर में क्या क्या करना होगा। उन्होंने मुझे एक धागा दिया जिसे घर के मुख्य द्वार पर बांधने को कहा गया। साथ ही उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारे घर के कमरे में जो दीवारें हैं उन पर मेरी नजर है। उन दीवारों में कुछ ऐसा है जिसे निकालना बेहद जरूरी है। मैंने पंडित जी से वादा किया कि उनके कहे हर काम को करूंगा, लेकिन जाते वक्त उनकी एक बात ने मेरी आत्मा तक को झंझोड़ दिया। उन्होंने कहा कि याद रखना, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर कुछ भी उल्टा हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। दोस्तों, आप ही सोचिए, जिस घर को मैं जानता नहीं उस बारे में मैं कैसे बोल सकता हूं। इतनी लोगों की बातें सुनी, उसके बाद पंडित जी ने जब ये कहा तो मेरी सांसें थम गई। पर खैर, उनकी बातें सुनने के बाद मैं वापस घर आ गया। अगली सुबह दिन भर मेरी बेटी रोती रही। कारण किसी को नहीं पता, बस वो रोई जा रही थी। उसको देख मेरी पत्नी और मैं आंसू बहा रहे थे। अब मुझसे झेला भी नहीं जा रहा था। मैं तुरंत उठा और गाड़ी लेके पंडित जी के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने बहुत मिन्नतें करी, जल्दी से इसका कोई उपाय बताएं। मेरी बेटी को मैं ऐसे नहीं देख सकता। भक्ति में लीन पंडित जी ने कहा, घर पर कोई अदृश्य शक्ति हावी है, उसे हटाने के लिए अनुष्ठान करना होगा। ये सब सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर आयरा को बचाने के लिए मैं तैयार था। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू की और कहा कि यह प्रक्रिया घर के अंदर ही होनी चाहिए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि पूजा के दौरान जो कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना और ध्यान रखना कि आपकी बेटी को कमरे से बाहर न निकाला जाए। मैं हाँ में हाँ मिलाता गया और रात के समय पंडित जी को पूजा के लिए ले आया। पूरे घर में सरसों के तेल के दिए जलाए और एक बड़ा त्रिशूल पूजा के बीच में स्थापित किया। ठीक जैसे ही मंत्र शुरू हुए, घर में अजीब से हरकतें होने लगी। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान दोबारा से उभरने लगे। खिड़कियां अपने आप तेजी से खुलने बंद होने लगी। हवाओं में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। उसी वक्त मेरी लड़की अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज एकदम बदल गई। ऐसा लगा जैसे कोई और हो। वो ठीक गहरी डरावनी आवाज में कहने लगी कि तुम लोग यहां से चले जाओ, ये घर मेरा है। मेरी पत्नी रोते हुए पंडित जी के पास गई, लेकिन पंडित जी ने उन्हें वापस पूजा मंडल में भेज दिया। उन्होंने कहा कि अब ये शक्ति तुम्हारी लड़की के अंदर छिपी है, इसे बाहर निकालने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते रहना होगा, लेकिन ये शक्ति इसे रोकने की कोशिश करेगी। सावधान रहना, चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठना होगा। दोस्तों, मैं बैठा हुआ था। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। मैं तुरंत भागकर अपनी बेटी को अपनी गोद पर ले आया और ठीक जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, आयरा के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी आंखें एकदम से सफेद हो गई। उसके शरीर से काली छाया निकलकर दीवार पर प्रकट हो गई। वो छाया एक भयानक और डरावनी आकृति में तब्दील हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। ये घर और ये बच्ची अब मेरी है। पंडित जी ने तुरंत त्रिशूल उठाया और उस काली छाया की ओर फेंक दिया। त्रिशूल एकदम से चमका और तेज रोशनी के साथ उस छाया को निकल गया, जिसके बाद घर में सब कुछ शांत हो गया, मानो जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। मेरी बेटी मेरे हाथों पे बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थी। मैंने पंडित जी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी और इस घर को बचा लिया। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा कि ये शक्ति खत्म नहीं हुई, बस तेरी लड़की को छोड़ा है। और हाँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस एक ही उपाय दूंगा कि इस घर को छोड़कर चले जाओ, ये घर रहने योग्य नहीं है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। मैं हताशा जब इधर उधर देखने लगा तो पता चला कि मेरी वाइफ बैग पैक तैयार करने लगी। मैं ठीक उसके पास पहुंचा तो कहने लगी कि नहीं चाहिए बड़ा घर, छोटा ही ठीक है, कम से कम खुश तो रहेंगे। मैंने चारों ओर उस घर की ओर देखा और रातों रात उस घर को छोड़ दिया। दोस्तों, सच कहता हूं, उस दिन के बाद मैंने उस घर को कभी जाकर नहीं देखा। बस एक ही बात थी कि उस घर का मालिक मैं हूं। क्या आपको वो घर लेना है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखे, सस्ते में दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, वापस किसी कीमत पर नहीं दूंगा।